निर्मला अपनी सहेली विमला के घर जाती है। उसने उस घर को बाहर से देखा और अंदर गई। निर्मला को देखकर विमला को बड़ी प्रसन्नता हुई और बोली, निर्मला कैसी हो तुम बहुत दिनों के बाद गांव आई हो ना? मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए यहाँ आई हूँ। कैसी हो विमला? मैं ठीक हूँ निर्मला। तुम्हारा घर अच्छा बना है लेकिन बाहर एक भी पेड़ नहीं है, जगह का कोई इस्तेमाल नहीं। हाँ, हमने जगह छोड़ रखी है लेकिन पौधे उगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसकी बजाय हमें कार पार्किंग जैसा कुछ और प्लान करना है। अगर हम पौधे लगाते हैं तो फिर पानी डालना होगा और साफ सफाई का काम बढ़ जाएगा, उनका ख्याल रखना वगैरह वगैरह। इतना कुछ करने का किसके पास टाइम है? अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचे और पेड़ लगाना बंद कर दे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? पेड़ होंगे तो बारिश होगी, क्या तुम ये जानती हो? जब पेड़ ही नहीं होंगे तो किसान फसल कैसे उगाएगा? अरे निर्मला, क्या तुम मुझसे लड़ने आई हो? नहीं विमला, क्या तुम टीवी देखती और अखबार पढ़ती हो? अस्पतालों में लोग अनजान बीमारी से मर रहे हैं। बहुत से लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और अस्पतालों में बेड की कमी है। ये सुनकर विमला हैरान रह गई। तुम्हारा चेहरा इतना आश्चर्य से क्यों भर गया? जो कहा गया वो सच है। सिर्फ व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ चैटिंग और यूट्यूब पर कुकिंग वीडियो ही नहीं देखो, तुमको ये भी पता होना चाहिए कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। हमें शहर से गांव वापस आना पड़ा क्योंकि वो भयानक बीमारी इस समय पीक पर है। जहां एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से संक्रमित लोगों की मौत हो रही है, वहीं कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। वे उस जगह पर बड़े बड़े भवन बना रहे हैं। इससे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनकी मौत हो जाएगी। यदि ये जारी रहा तो हम ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड सांस में भरेंगे और मर जाएंगे। ये सुनकर विमला बहुत डर गई और बोली, तुमने जो कहा उसे सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है निर्मला। मुझे नहीं पता था कि बाहर इतना कुछ हो रहा है। जैसा तुमने कहा है, मैं अपने घर की खाली जगह पर पेड़ जरूर लगाऊंगी और अपने घर को भी ऑक्सीजन से भरूंगी। ये सुनकर निर्मला को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद वो वहां से चली गई। अगले दिन विमला ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, नरसिम्हा, हमारे घर के सामने खाली जगह को साफ करो और वहां पौधे लगाओ। क्यों मैडम? आपने कहा था कि आप यहाँ पेड़ लगाने की बजाय कुछ बनाने वाली हैं। फिर आप मुझे फिर से पेड़ लगाने के लिए क्यों कह रही हैं? पेड़ों की कमी से ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है नरसिम्हा। हमारे लिए ऑक्सीजन के बिना रहना मुश्किल होगा। इसके अलावा स्थिति अभी बहुत खराब है। ये तो सभी जानते हैं कि लोग एक नई बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने और लोगों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए हमें पेड़ उगाने होंगे। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और अपनी प्रकृति की रक्षा करनी होगी। जो पेड़ों की रक्षा करेगा वो खुद तो सुरक्षित रहेगा ही, औरों को भी सुरक्षित करेगा। समझ गए अब तुम? मैं समझ गया मैडम। पेड़ बुरी हवा खींच लेंगे और हमें अच्छी हवा देंगे। अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो पेड़ अवश्य होने चाहिए। यही ठीक है। हाँ, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। ये सुनकर नरसैया मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो मैडम, मैं तुरंत पौधे लगाता हूँ। ऐसा कहकर उसने कई पौधे लगाए। तब से वे उन पौधों को प्रतिदिन पानी देने लगे और उनकी हर तरह से देखभाल की। जगह कम हो या ज्यादा, पौधे जरूर लगाएं और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाएं। कृष्णापुर में एक बड़ा सा घर था। उस घर में वाणी, शिवानी और हरिणी नाम की 3 लड़कियां रहती थीं। एक बार वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए पास की एक नदी में गई। कुछ देर बाद वहां एक सांप आ गया, बहुत बड़ा सांप, और आकर उनसे कहने लगा, अरे प्यारी सहेलियों, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अपनी नागमणि सौंप रहा हूँ। इसकी रक्षा के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक जादूगर इसे मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मैं घायल हो गया हूँ।
ये सुनकर लड़कियां डर गई और बोली, क्या होगा अगर वो जादूगर हमें पकड़ने और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे? हम तो सामान्य लड़कियां हैं, हम उससे नहीं लड़ पाएंगी। सांप ने कहा, डरो मत, जिस क्षण तुम मणि को छूओगी तुम लड़कियों को जादुई शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, हर एक को अलग अलग। तुम में से एक के पास पानी की शक्ति होगी, दूसरे में हवा की शक्ति और तीसरी को अग्नि की शक्ति। लड़कियां मान जाती हैं और अगले ही पल सांप लड़कियों को मणि सौंपते हुए मर जाता है। मणि को छूते ही लड़कियों को जादुई शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वे सभी वापस घर पहुंच जाती हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह वे गांव के पूर्व में स्थित मंदिर में जाने का फैसला करती हैं। वहां जादूगर भी होता है। लड़कियों को देखकर जादूगर हंसता है और कहता है, तुम लड़कियां मुझसे नहीं बच सकोगी, बेहतर होगा कि मणि को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मेरे हाथों मारी जाओगी। ये चेतावनी सुनकर लड़कियां कहती हैं, सुनो, इस मणि को इस्तेमाल करने की तुम्हारी मंशा बहुत बुरी नियत रखती है, इसलिए हमें छोड़ दो और परमेश्वर के स्थान पर जाने दो। जादूगर हंसता है और कहता है, मैं वास्तव में देवताओं से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमको मणि देने के लिए कह रहा हूँ। हम तुमको नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जादूगर नाराज हो जाता है। फिर वो उन लड़कियों के चारों ओर आग लगा देता है। ये देखकर पहले तो लड़कियां डरने लगती हैं, लेकिन फिर वाणी अपनी पानी की शक्ति का उपयोग करती है और आग को बुझा देती है। ये देखकर जादूगर चौंक जाता है। जादूगर की हालत देखकर लड़कियां हंसने लगती हैं। फिर वो अपनी शक्ति का उपयोग करके लड़कियों को पानी में डुबो देता है। तब शिवानी अपनी शक्ति का उपयोग करके पानी में गर्मी उत्पन्न करती है और सारा पानी उड़ा देती है। जादूगर लड़कियों पर और भी गुस्सा हो जाता है। फिर वो पानी और आग मिलाता है और दोनों से हमला करता है। तब हरिणी कहती है, शिवानी, वाणी, बिल्कुल भी मत डरो, मैं इस नागमणि को अपने साथ हवा में लेकर उड़कर भगवान के पास रखूंगी। ऐसा कहते ही वो नागमणि लेकर वहां से उड़ जाती है। इस बीच अन्य दो अपनी शक्तियों का उपयोग करके आग और पानी को बुझाने की कोशिश करती हैं। जादूगर हरिणी को मणि के साथ हवा में उड़ते देखता है और उसका पीछा करने लगता है। इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता, हरिणी मणि को भगवान के स्थान पर रख देती है। अचानक वहां से एक रोशनी निकलती है और जादूगर को नष्ट कर देती है। अन्य दो लड़कियां भी मौके पर पहुंच जाती हैं। भगवान कहते हैं, तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हारे इस कार्य से दुनिया इस बुराई से बच गई है। मैं तुम तीनों को जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद देता हूँ। ये कहते हुए वो रोशनी गायब हो जाती है। फिर वे लड़कियां वहां से बहुत संतुष्ट और खुशी के साथ अपने घर को लौट जाती हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी, हमें जरूर बताइए।